Hello everyone, my name is Shwansh Bhagwat and today I'm going to explain the phase 3 of Union Budget 2021. इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सरकार ने एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने एक ऐप को बनाया है जिसका नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप 2021। इस ऐप में आप बजट से रिलेटेड सारी जानकारियां पा सकते हैं जैसे कि बजट की स्पीच, बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है यूनियन बजट मोबाइल ऐप 2021 और आप इस ऐप को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी इसको पर्सनली इंस्टॉल किया हुआ है। तो गवर्नमेंट के बजट का एनालिसिस या विश्लेषण करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि बजट आखिर होता क्या है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि यार सरकार ने बजट पेश किया है, ये बजट बहुत बड़ा था या बजट छोटा था, या बजट अच्छा था या बजट बुरा था, कि ये बजट तो किसानों का बजट था या ये बजट तो मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास पीपल का था। पर बजट असल में होता क्या है? तो बजट होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और मनी इन एडवांस। आई एम अगेन स्पीकिंग, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ मनी और रिसोर्सेज इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर एक सर्विस करते हैं, हर महीने के एंड में उन्हें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलता होगा, लेट्स से 30,000 रुपीज। अब वो रुपए आने के तुरंत बाद वो ये सोचेंगे कि इस 30,000 रुपए का करना क्या है, कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। इस 30,000 में से फॉर एग्जाम्पल 10% वो निकाल देंगे अपनी सेविंग के लिए, 5% वो सोचेंगे कि मैं ये पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करूंगा, 20% मैं ग्रोसरी में खर्च करूंगा। तो ये एलोकेशन है कि इतना अमाउंट इसमें से इस पे, इतना अमाउंट उस पे और उतना अमाउंट उस पे। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एलोकेशन ऑफ मनी है, दिस इज व्हाट इज नोन एज बजट। और इसको ही मैं एग्रीगेट लेवल पे लेके जाऊं, इसको ही मैं थोड़े बड़े लेवल पे लेके आऊं, तो गवर्नमेंट, हर देश की उनकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट बजट बनाती हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार बजट बनाती हैं, तो अगर बजट बनाती हैं तो पैसा भी आता होगा, तो गवर्नमेंट क्या पैसा भी कमाती है? तो उसका आंसर है जी हाँ, पैसा भी कमाती है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट पैसा कमाती कैसे? तो जो आपके फादर जो जो अपने अमाउंट पे टैक्स देते हैं, तो जो टैक्स देते हैं वो किसके पास जाता है? सरकार के पास। आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, टोल टैक्स देते हैं, उसके लिए टोल पे आप अमाउंट पे करते हैं, तो वो जो अमाउंट पे करते हैं वो किसके पास जाता है? वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ऐसे ही अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आप हाउस टैक्स पे करते होंगे तो वो जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? वो भी सरकार के पास जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्रीगेट लेवल पे हर किसी गवर्नमेंट का यही सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। और वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो होती है उस देश की जनता। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हर साल में एक बार वो पार्लियामेंट में आती है और वो बताती है कि आने वाले टाइम पे हमें इतना पैसा मिल सकता है और इतने पैसे को हम इतना इधर खर्च करेंगे, मतलब कि इधर इतना हम हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च करेंगे, इतना हम एजुकेशन में खर्च करेंगे, ओके, इतना हम इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर में खर्च करेंगे, इतना हम एग्रीकल्चर में खर्च करेंगे, इतना हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खर्च करेंगे। तो ये एलोकेट कर देती है सरकार कि हम आने वाले टाइम में हमारे पास इतना पैसा आएगा और इतने पैसे को हम इधर इधर खर्च करने वाले हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हमारे यहाँ पे बजट पेश हुआ। 1 फरवरी 2021 को, मंडे को, हमारे ये बजट पेश हुआ। ये हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर, और ये हैं सारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के ब्यूरोक्रेट्स। तो सबसे पहले लोगों में एजम्पशन रहता है कि ये जो बजट होता है ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है, पर ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर का इंक्लूजन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे इतने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, इनका भी अहम रोल होता है इस बजट को प्रिपेयर करने का। तो ये जो फाइनेंस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को तरह तरह की स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं, तरह तरह के वेज सजेस्ट करते हैं एलोकेशन ऑफ मनी से रिलेटेड, कि ये बजट जो हो, ताकि ये जो बजट हो ये बेस्ट बजट हो। अब अगर मैं इस बजट की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूं तो ये जो आप लाल बैग देख रहे हैं ना, इस लाल बैग में कोई कागज या कोई किताब नहीं थी, बल्कि एक टैबलेट था। जी हाँ, एक टैबलेट। और इस बार का बजट एक टैबलेट के थ्रू पेश किया गया है। और इस बजट को लेकर सरकार के ऊपर इमेंस प्रेशर था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं एक साथ हमारे देश के ऊपर आ टूट पड़ी थी। भले ही वो कोरोना वायरस पेंडेमिक हो, फार्मर्स एजिटेशन हो, देश की घटती अर्थव्यवस्था हो, माइग्रेंट वर्कर्स की घर वापसी हो, इन सब समस्याओं के बीच बिहार इलेक्शंस और ऐसे ही बहुत छोटे छोटे इलेक्शंस करवाने हों। और मैं यहाँ पे अपनी सरकार की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि एक ओर जहां कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने टैक्स अपने ग्राहकों से ज्यादा वसूलना शुरू कर दिया है, वहीं हमारे यहाँ इस बजट में टैक्स में या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे इस पूरे यूनियन बजट को मेनली 6 पिलर्स और 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, पांचवा इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड पिलर के बारे में, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। मतलब क्या हुआ? तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा, इस साल पॉजिटिव में चली जाएगी जीडीपी, अगले साल 10% से ग्रो करेगी, पर वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। ओके, इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब कि ये ना हो कि अमीर अमीर होता चला जाए, गरीब गरीब होता चला जाए, गरीब को कोई भी इंप्रूवमेंट ना दिखे उसे अपनी वेल्थ में। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया में सरकार का मेन फोकस रहा फार्मर्स पे और माइग्रेंट वर्कर्स पे। फार्मर्स पे इसलिए रहा क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इन इंडिया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जीडीपी में बहुत कम है उसके हिसाब से। इस वजह से गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इंक्लूड किया है। माइग्रेंट वर्कर्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग जो थे वो माइग्रेंट वर्कर्स ही रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप पड़ चुका था। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मर्स के लिए क्या था। तो एमएसपी regime has undergone a change in the agriculture sector to provide 1.5 times the product cost across all commodities। इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एमएसपी क्या होता है। तो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये प्राइस जो होता है ये मिनिमम प्राइस होता है जो सरकार प्रॉमिस करती है फार्मर्स को देने के लिए जब उनकी क्रॉप सरकार परचेज करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उगा देंगे तो सरकार परचेज कर लेगी, नहीं, कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स हैं, अगर वो उगाए जाएंगे तभी सरकार उनको परचेज करेगी। जैसे कि कॉटन हो गया, सीरियल्स हो गए, वीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार परचेज करती कैसे है। अब ऐसा नहीं है कि कल हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी जा रहे हैं, किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनसे क्रॉप परचेज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार परचेज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि FCI। तो यहाँ पे फार्मर्स को एक तरीके से सरकार एश्योर कर रही है कि जितनी भी लागत पे आपका क्रॉप उग रहा है, यानी कि आपने कितने फर्टिलाइजर्स यूज करे, सीड्स यूज करे, तो ये जो लागत लगी है, इस लागत को मिला के जितनी भी आपकी कॉस्ट लगी है उससे 1.5 यानी कि 1.5 गुना ज्यादा कीमत हम आपको आपकी क्रॉप्स की देंगे। तो साफ सी बात है कि अगर किसी इंसान को उसकी लागत के 1.5 गुना ज्यादा रकम मिलेगी तो उसकी इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी, एक फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अगली बार अच्छी क्वालिटी के सीड्स परचेज करेगा, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स परचेज करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इस पे बात करने से पहले ये जानते हैं कि स्वामित्व योजना है क्या। अब हम बाहर मार्केट में जाएंगे तो हमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे कि एक इंसान के पास असेट तो है, प्रॉपर्टी तो है, लैंड तो है, लेकिन उसके पास उससे जुड़े कागज नहीं है। अब हम सबसे पहले यह सोचने लग जाएंगे कि तो क्या हुआ, कागज नहीं है पर प्रॉपर्टी तो है। लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत सारे खतरे ओरिजिनेट हो सकते हैं। नंबर 1 खतरा, अगर आपको उस लैंड पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाना है, कुछ बनवाना है, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हर कोई जो भी वैलिड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको लोन देने से पहले उस जमीन के कागज आपसे पूछेगा, लेकिन आपके पास तो है नहीं, तो आप कुछ नहीं बनवा सकते लोन लेके। दूसरा खतरा, अगर कोई भी ऐरा गैरा इंसान कल को आपकी लैंड पे क्लेम कर दे कि ये लैंड तो मेरा है, आप जाएंगे कोर्ट, वो भी जाएगा कोर्ट, कोर्ट पूछेगा आपसे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जमीन आपकी है, पर आपके पास तो कोई कागज है नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो यहां पे सरकार क्या कर रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजीज के जरिए क्लेम्ड लैंड को नापकर उसके प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ये बांटे जा रहे हैं उनके ओनर्स पे जिनके पास कोई कागज नहीं है। अब तक 6 राज्यों के 1761 गांवों में 1.80 लाख लोगों को, 1.80 लाख ओनर्स को यह सहायता दी जा चुकी है। आज से 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह स्कीम लागू की थी, जो अब इस बजट में कहा गया है कि पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स टू बूस्ट वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। अब इसके बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आखिर है क्या।
अब जैसे ये नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स हैं, ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। गंगा बेसिन की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड होती है, जिसकी वजह से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पे बहुत सारे उगाए जाते हैं। अब ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि जल्द से जल्द यहाँ से पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न इंडिया तक पहुंचाए जा सकें, जिससे फार्मर्स का लॉस ना हो और उनकी इनकम बढ़ सके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। इस स्कीम के अंडर पहले जो 14 प्रोडक्ट्स थे वो बढ़ के 22 कर दिए गए हैं। इसका मतलब 8 नए प्रोडक्ट्स को भी इस स्कीम के अंडर लाया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को भी एनहेंस किया गया है टू 16.5 लाख करोड़। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज को भी मेन फोकस दिया गया है। इसके अलावा फिशरीज सेक्टर को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स बनाए जाने हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पज सी वीड पार्क भी बनाया जाएगा तमिलनाडु में। मैं पर्सनली समझता हूं कि फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने का पॉलिटिकल रीजन भी है, क्योंकि इसी महीने से केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं और ये सारे स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं। और बात करें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब बहुत से ऐसे पुअर माइग्रेंट वर्कर्स हैं इंडिया में जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्जिनल वर्कर जो वैसे तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो इस वक्त महाराष्ट्र में काम कर रहा है और जिस वक्त उसे राशन चाहिए उस वक्त वो बिहार में नहीं है। तो अब तक क्या होता था कि अगर उसे राशन चाहिए तो उसे बिहार जाना पड़ेगा राशन लेने वापस, महाराष्ट्र से उसे राशन नहीं मिलेगा। पर अब क्या हुआ है कि इट हार्डली मैटर्स कि आपने राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में कराया है। आप इस वक्त जहां पे भी हैं, आप अपना राशन कार्ड दिखा के उस स्टेट से, उस जगह से राशन ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी। अगला यह है कि वुमेन विल बी अलाउड टू वर्क अंडर ऑल कैटेगरीज एंड इन नाइट शिफ्ट्स विद सेफ्टी एश्योरेंस। तो यहां पे गवर्नमेंट एश्योर कर रही है वुमेन को नाइट शिफ्ट में भी वो काम कर सकती हैं और कोई सा भी अपनी चॉइस का लीगल काम कर सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिकमेंडेशन देने की बात करूं तो यहां पे सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और रिसेंटली हमने इसमें देखा भी है कि काफी तेजी आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लाया जा रहा है। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि हमने अपने यहाँ पे येलो वाटरमेलन को कल्टीवेट किया है, जो आज तक इंडिया में कभी कल्टीवेट नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम सॉइल देख रहे हैं, सॉइल को जांच रहे हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे न्यूट्रिशन डल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे हम वो चीज़ें उगा सकें जो अब तक हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं। ऐसे ही सिक्किम में हमने केसर उगाई है, तो जिस केसर को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो हम अब नहीं कर रहे, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं फॉर द लेबर सेक्टर और फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, तो मैं ये कहूँगा कि तो जैसे हम कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम लॉन्च कर चुके हैं कि जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उसे उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशंस और बेनिफिट्स मिलेंगे, इसी तरह हम लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ एफिशिएंसी लिंक्ड इंसेंटिव्स तरीके से हम कुछ स्कीम निकाल सकते हैं, जिसमें हम लेबर्स को घंटों के हिसाब से पे ना करके उनको उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बेसिस पे पे करें। जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसे उतनी ही ज़्यादा पे मिले। लेकिन साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ऐसी लेबर सेक्टर और माइग्रेंट सेक्टर में हम मिनिमम सपोर्ट पे करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी वजह से उन लोगों के साथ पार्शलिटी ना हो जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग। सो थैंक यू सो मच।